चलिए, तो अब कवर करते हैं ऐसे 220 ऑडिट क्वालिटी, SQC1 और ऐसे 220 जल्दी से। आ जाओ मेरे साथ। प्लीज म्यूट कर लो। चलिए, ऑडिट क्वालिटी क्या कह रहा है सर? ऑडिट क्वालिटी का मतलब है सर, ऑडिट क्वालिटी पर्पस क्या है हमारा? ऑडिट क्वालिटी, हमें ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करके चलनी होती है, और ये कॉन्फिडेंस इसके लिए होती है, कॉन्फिडेंस यूजर के कॉन्फिडेंस के लिए होती है। जितना अच्छा ऑडिट होगा उतना बढ़िया यूजर का कॉन्फिडेंस बैठेगा इसके अंदर। और इंडिपेंडेंट, आपने प्रॉपर इंडिपेंडेंट तरीके से रह के ऑडिट करना है और अच्छे हाई क्वालिटी ऑडिट करके देना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ऑडिट क्वालिटी के लिए हमारे पास कौन से दो स्टैंडर्ड बने हैं सर? हमारे पास SQC1 बना है और 220 का स्टैंडर्ड बना है। तो SQC1 और 220 वालों गाइड करेंगे कि हमने किस तरीके से, हम कहाँ कहाँ पे हमें, और कहाँ कहाँ पे हमें क्वालिटी को मेजर करके चलना है, कौन सी पॉलिसीज, कौन से प्रोसीजर्स को। ये देखो, ये वर्ड तो नाता जोड़ लो, जब भी इन दो स्टैंडर्ड की बात करो, P&B से नाता जोड़ लीजिए। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर भर भर के आएगा अभी, ठीक है? तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का ध्यान में रखना है, अच्छी पॉलिसीज बनानी है, क्वालिटी वाली बनानी है, वैसा ही प्रोसीजर बनाना है क्वालिटी वाला, और उसको फॉलो करेंगे तो एक अच्छा क्वालिटी ऑडिट निकल के आ ही जाएगा। ठीक है ना? एसक्यूसी फर्म क्या होता है? एमसीक्यू बन जाता है यहाँ पे। SQC1 जो है वो किसके ऊपर लगता है? एंटायर फर्म के ऊपर लगता है। SQC1 का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, वो कहता है ओवरऑल क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो। लेकिन ऐसे 220 अप्लाइज हुआ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट। 220 जिस हम ऑडिट क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, उस क्लाइंट के ऑडिट के ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। SQC1 ओवरऑल एंटायर फर्म के ऊपर लगता है, और S220 किसके ऊपर लगता है? जो आप ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर, उसके अंदर लगता है, वहां पे हम 220 लगा के चलते हैं। मतलब SQC1 के अंदर से निकल के आता है 220 पर्टिकुलर ऑडिट के ऊपर लगाने के लिए, बाकी के लिए SQC1 ही अपने आप पिक्चर में है। लर्न करनी है क्या? मैंने बताया था SQC1 की का जो नाम है प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, भूलना नहीं है। प्लीज इसको बाय हार्ट लर्न करके जाना। ठीक है, पेपर में लगेगा ही लगेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर लगेगा SQC1, तो वहां पे लगाओगे तो नाम लिख के आना। चलिए, SQC1 क्या रिक्वायर करता है? फर्म शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस। वो कहता है कि आपको डिजाइन करना, एक सिस्टम डिजाइन करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए सिस्टम, जो है क्वालिटी कंट्रोल को डिजाइन करे, प्रॉपर तरीके से भी क्वालिटी कंट्रोल चले, ताकि आपकी रीजनेबल एश्योरेंस मिले, आप कंप्लाई करें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ में भी कंप्लाई करके चले। तो यही क्वालिटी का मतलब है। अच्छे तरीके से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हो, रेगुलेशंस ब्रेक ना हो रही हो, कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हो। अगर आप इतना सब कुछ अच्छे तरीके से करके चलेंगे, इसका मतलब है आपने एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल कर रखा है, डिजाइन कर रखा है। जितने अच्छा आप इस तरीके को चलोगे, उतना अच्छा आपका ऑडिट भी निकल के आएगा। फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज डिजाइन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और इसको करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? आपको पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेगी। पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि जब आप पॉलिसीज को फॉलो करोगे, तो ना तो कोई कंप्लायंस निकल के आए, सारे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही हो। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जहां जहां पे हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को लगा सकते हैं? ठीक है, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पॉलिसी एंड प्रोसीजर एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से सर? लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज आती हैं हमारी फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म, कि आपकी लीडरशिप वाला जो बंदा है, लीडरशिप वाला बंदा रिस्पांसिबिलिटी ले, मतलब मैं टॉप मैनेजमेंट वाला बंदा, अगर मैं रिस्पांसिबिलिटी लूंगा ना कि मुझे क्वालिटी से काम करना है, तो मेरे नीचे पूरी जितनी भी फर्म है वो सारे भी क्या काम करने लग जाएंगे? अपने क्वालिटी से काम करने लग जाएंगे। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं एथिकली होकर काम करूंगा, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करूंगा, प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम करूंगा, इंटीग्रिटी मेंटेन करूंगा, इंडिपेंडेंस मेंटेन करूंगा, तो मेरे तो डेफिनेटली मेरे को मैं करूंगा तो सब करने वाले। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? वहां पे भी क्वालिटी लेके आइए। फिर एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस के टाइम पे, क्लाइंट रिलेशनशिप के टाइम पे आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। ऐसे ही नहीं है कि हाँ यार ऑडिट आया तो ले लो, नहीं, आपको एक्सेप्टेंस करते हुए फैक्टर्स का ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस करते हुए ध्यान रखना है कि भाई पिछले साल में क्या हुआ, सामने वाली मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, उनकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है, क्या वो बढ़िया बंदे हैं, उनका मार्केट में एटीट्यूड क्या है, क्या उनकी रेपुटेशन कितनी सही चल रही है, गुडविल कितना अच्छा बिजनेस है, ये सब कुछ देखिए। अच्छा ऑडिट लेंगे तो अच्छा ऑडिट होगा। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए कि आपने जो भी बंदा रिक्रूट करना है, जो भी आपने लेके आना है, वो सही सारे बंदे कौन से स्किलफुल होने चाहिए, अच्छे तरीके से उन्हें पता हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, लिटरेट हो, तो वो आप ह्यूमन रिसोर्सेज रखेंगे। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, आपकी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सही तरीके से होनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और लास्ट में मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, की मॉनिटरिंग आपको किस तरीके से करनी है, जो भी आप ऊपर कर रहे हैं वो सारी की सारी के नीचे क्या होनी चाहिए? मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल की जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैंने बताया, P&P, आपको क्या करना पड़ता है? should be documented and communicated to the firm's personnel। आपको प्रॉपर तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? सारे के सारे फर्म्स के लोगों को, पर्सनल तक हर जगह पे फैल जाना चाहिए, ऊपर टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल के मैनेजमेंट को सबको बताना चाहिए कि हमने कौन सी क्वालिटी के बेसिस पे काम करके देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, याद रखने के लिए। रीड करेंगे एसक्यूसी के पॉइंट्स को ताकि सिर्फ समझ आए, और लर्न करेंगे ऐसे 220 के पॉइंट्स को। यही 5 पॉइंट एलिमेंट नीचे भी लगते हैं 220 के अंदर। तो एसक्यूसी से हम क्या लेंगे? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं ताकि हमें ओवरऑल आंसर आता हो, और 220 से हम क्या लेने वाले हैं? 220 में प्रॉपर जाके आंसर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, वो क्या पूछ रहा है? ओवरऑल फर्म के ऊपर पूछ रहा है क्वालिटी, तो एसक्यूसी बोलता है। अगर वो ऑडिट एंगेजमेंट की बात कर रहा है, क्लाइंट की बात कर रहा है, तो ऐसे 220 लगेगा। ये डिफरेंस याद रखना, पेपर के अंदर गलती मत कराना, पता चले आंसर सही लिख के आओ और बस फर्म और इस पे ध्यान ना दो।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में क्या बात करेंगे? आपका काम है आपको सिंपल, देखो मैंने जो वर्ड मार्क करे हैं उससे आंसर बन जाता है, ज्यादा नहीं जाना है, अंदर घुसना नहीं है, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ क्या आपको प्रमोट करना है। इंटरनल कल्चर, इंटरनल कल्चर मतलब आप ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर को डिजाइन करें, देखो ये वर्ड कहीं भी लिखाना, ठीक है ना, ये वर्ड कहीं भी लिखाना पॉलिसी एंड प्रोसीजर, आपका आंसर बन जाएगा। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को ऐसा डिजाइन करें कि आपका इंटरनल, जो इंटरनल कल्चर है कंपनी के अंदर का जो कल्चर है, वो प्रमोट करे क्या करने के लिए, कि आपको क्वालिटी से काम करना है। आपको जो लीडर है अगर वो इटसेल्फ क्या करेगा, खुद से स्टार्ट लेगा अच्छा क्वालिटी को करने के लिए, तो डेफिनेटली आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो डेफिनेटली नीचे वाली फर्म पे आपकी क्या लेके चलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है फर्म्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बोल रहा है फर्म का सीईओ, मैनेजिंग पार्टनर, अगर ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि फर्म के क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने की, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से काम शुरू हो गया ना टॉप लेवल से, तो नीचे वाले लेवल वाले लोग भी इसको फॉलो करने लग जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल सेट बाय द फर्म्स लीडरशिप, आपको एग्जांपल सेट करना है फर्म्स के लीडर को इनर कल्चर के अंदर कि हमें हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क करके देना है। अगर मैंने एंगेजमेंट पार्टनर, मान लो मैं ऑडिट लीड कर रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा ना यार मैं तो बढ़िया क्वालिटी वाला ऑडिट करने वाला हूं, हमें हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से चेक करनी है, तो मेरी ऑब्वियसली मेरे साथ का जो स्टाफ होगा वो भी उसे क्या करने वाला है, प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाला है। तो आपने इसके अंदर क्या लिखा है ना, ये नाम लिख के आने हैं, सीईओ, मैनेजिंग पार्टनर, इनर कल्चर, ये बस इतने बड़े वर्ड लिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा, बस ये 3-4 वर्ड मार्क कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? एथिकल रिक्वायरमेंट रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि जो फर्म और उसके पर्सनल है वो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स में आईसीआई बताता है हमारे को, जो फाइनल में हम पढ़ते हैं मेनली, और ऊपर जो हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस वगैरह वाला पॉइंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वाले पॉइंट, आप उन सबको क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके अंदर वही वाली बात है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये जो 3 वर्ड्स आते हैं पीटीई, तो हमारे को इसको क्या करना है, पीटीई को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, मतलब कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। अगर आप ये सब कर रहे होगे तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, वही सारे पॉइंट्स हैं, और इंडिपेंडेंस को ऑब्जर्व करके चलिए, इसका मतलब आप क्वालिटी ऑडिट कर रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस के ऊपर, ये सीए फाइनल के अंदर आया था नवंबर 2023 में। अभी करंटली क्वेश्चन नंबर 1 आया था, जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके अंदर यही वाला क्वेश्चन आया था कि इंडिपेंडेंस के ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल है वो किस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। तो वहां पे आया था कि सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड एनेबल द फर्म टू, तो ये 2 पॉइंट पूछे थे उन्होंने उससे, और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। तो आपके जो, आपने जो क्या करना है, आपने जो इंडिपेंडेंस मेंटेन करके चलनी है, वो इंडिपेंडेंस टॉप लेवल पे तो रहेगी रहेगी, लेकिन आपका काम है आपको उसको अपने नीचे वाले लेवल तक भी पहुंचाना पड़ेगा। कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड टू इट्स पर्सनल, आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी वो इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है। सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर के अपना इंडिपेंडेंट होने से फर्क नहीं पड़ता, उसकी पूरी टीम को इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। तो आपके पर्सनल जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट करिए पहले तो इंडिपेंडेंस, और दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट करिए द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से थ्रेट हो रहे हैं, जो थ्रेट हो रहे हैं उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए और उसे एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके। याद है हमने ऊपर पढ़ा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट करिए कौन से थ्रेट इंडिपेंडेंस के ऊपर लगते हैं, एप्रोप्रिएट एक्शन क्या हो सकता है उसे एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट नहीं हो सकती तो रिड्यूस कैसे हो सकती है जिससे मेरा एक्सेप्टेबल लेवल आ जाए, और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता तो विड्रॉ कर लीजिए। यही चारों पॉइंट हमने ऊपर पढ़ के आए थे जो हमने सेफ गार्ड्स पढ़े थे, तो यही सेफ गार्ड हमने यहाँ पे लिख देना था। इतना सिंपल सा आंसर था, बताओ 5 नंबर के लिए। तो बताओ तुम्हें अगर आ गया इस बारी तो तुम्हें आ जाएगा पेपर में, पिछली बार उनसे पूछा था तो याद कर लेना। पहले नंबर पे कॉम्प्लिकेट करेंगे सबको नीचे वाले लेवल तक को, और दूसरे नंबर पे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का सेफ गार्ड पूरा का पूरा लिखाना, आंसर आपका बन जाएगा। चलो, उसके बाद इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा कि इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए एटलीस्ट एनुअली। एमसीक्यू बोल रहा हूं यहाँ पे, एटलीस्ट एनुअली द फर्म शुड ऑब्टेन रिटन कंफर्मेशन ऑफ द कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर। आपको एटलीस्ट एनुअली एक बार ही फर्म को क्या कर लेना चाहिए, रिटन कंफर्मेशन लेनी चाहिए कि हाँ भाई सारे के सारे बंदे इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं ना, जितने भी ऑडिट चल रहे हैं, कोई किसी से मिला जुला तो नहीं है, किसी के ऊपर कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं है इंडिपेंडेंस का, बता दो। वो हम क्या करते हैं, एक बार एनुअली कॉल ले लेनी चाहिए सबसे, पूरी की पूरी फर्म से पूछ लेना चाहिए किसी के इंडिपेंडेंस में कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाइए। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। पहले नंबर पे लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है बड़े लेवल के लोग अगर नीचे लेवल के लोगों को दिखाएंगे हम लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने आप लीडरशिप फॉलो होने लग जाएगी, आपके इनर कल्चर में आ जानी चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से एथिकली रह के काम करिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल, कोड ऑफ एथिक्स, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के अंदर 2 पॉइंट, आपका आंसर डन है। उसके बाद आते थर्ड, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक एंगेजमेंट। आपने एक्सेप्टेंस करनी है, कंटीन्यूअस करने क्लाइंट रिलेशनशिप की, ये वाला जो आंसर है ये आपको यहां से ही लर्न करना है, क्योंकि इसका आंसर 220 के अंदर पूरी तरीके से नहीं दे रखा, मतलब बहुत कम दिया हुआ है, तो यहां से लर्न करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर मैंने स्टार भी मार्क करा था इसके आगे सिर्फ। हर चीज का रीजन होता है, पर तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है रीजन से, ये देखो।
ये मैंने यहाँ पे इसीलिए स्टार मार्क करा था कि इसका आंसर हमारे को यहीं से लर्न करना है, बाकी सारे आंसर हमारे को कहाँ से लर्न करने हैं, 220 से लर्न करने हैं। ये क्यों सर? क्योंकि एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअन्स के अंदर आ सकता है, आपको एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस करते हुए आपको किन-किन बातों का ख्याल रखना है, आप वहाँ पे क्वालिटी कैसे लेके आएँगे। क्वालिटी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट देखनी पड़ेगी, कि भाई क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक कर लीजिए पहले, कि क्लाइंट बंदा सच्चा बंदा है या नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है। कॉम्पिटेंस चेक कर लीजिए कि भाई हाँ, वो बंदा परफॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। कंप्लायंस चेक कर लीजिए विद एथिकल वे, क्या वो बंदा कंप्लायंस वगैरह कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। अ फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। आपको क्लाइंट के लिए वाइटल इन्फॉर्मेशन लेनी है, इंटीग्रिटी, उसकी कंपिटेंस और उसकी कंप्लायंस, कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लायंस कर रहे हैं, एएफआरएम के साथ बना के देगा या नहीं देगा, ये सब कुछ आप क्या कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से पहले जान लीजिए। अब ये जानने के बाद आपको क्या करना है, डिसाइड। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं वेदर टू कंटिन्यू एन एक्जिस्टिंग एंगेजमेंट और नॉट, अब आपने एक्जिस्टिंग एंगेजमेंट, आप पहले ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज थे, अब आपने क्या करना है, डिसाइड करना है। तो आपको डिसाइड करने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या भाई कि मुझे एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, मतलब दोनों के टाइम पे, एक्सेप्टेंस के टाइम पे भी आपको क्वालिटी सोच के चलनी है, और कॉन्टिन्यूएंस के टाइम पे भी आपको क्या करके चलनी है, क्वालिटी सोच के चलनी पड़ेगी कि आपको नहीं करना है या नहीं करना है। ठीक है? और अगर आपके कोई भी वगैरह पे इश्यू हुए होंगे, अगर आपने जो भी इश्यू करे हैं और उसके बाद भी आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है हाउ द इश्यूज वर रिज़ॉल्व्ड। अगर मान लीजिए अभी कोई इश्यू चल रहे थे, पिछली बार के ऑडिट में आप बोल रहे हैं करंट ऑडिट में तभी लूँगा जब ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर आपने करंट ऑडिट लिया, तो आपको बताना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ता है, भाई वो जो इश्यूज थे उसको रिज़ॉल्व किया तो किया कैसे? फिर अब आती है सर कहानी, जो ऊपर वाला पहला वाला पॉइंट था, इसको बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने, क्या कि इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के बारे में आप कैसे जानेंगे? तो उन्होंने बोला सर इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के बारे में जानने के बहुत तरीके हैं। रीड ओनली मैंने लिखा है, आप इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट्स को क्या कर लेना, उठा लेना, क्योंकि आपको इसमें से 2 भी आपको 3-4 पॉइंट अच्छे लगते हैं। आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी जाननी है, ताकि आपको ये देखे कि आपने लेना है बिज़नेस क्लाइंट का या नहीं लेना। आप पहले उसका मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिज़नेस की रेपुटेशन कैसी है, उसके प्रिंसिपल ओनर्स का एटीट्यूड कैसा है, वो कैसे लोग हैं। पहले तो ये जानिए, मार्केट से इन्फॉर्मेशन निकलवाइए। फिर उसके बाद नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन, क्लाइंट के नेचर का ऑपरेशन क्या है, किस तरीके का काम करता है, बिज़नेस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, लीगल बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं या इल्लीगल बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं। फिर एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट, आपका एटीट्यूड जानिए क्लाइंट का, मार्केट से पता करिए कि बंदे कैसे हैं, अच्छे बंदे हैं, नहीं है। ठीक है ना? वेदर द क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न्ड विद फर्म्स फीस एज़ लॉ इज पॉसिबल, क्या उसका काम क्या है, वो चाह रहा है कि फर्म की फीस बिल्कुल कम से कम रहे, क्या वो ऐसा करने को बोल रहा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा ऑडिट कराने की बात नहीं करने वाला। फिर इंडिकेशन ऑफ द इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन, आपको लगता है कि आप इंडिकेट करिए कोई इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन वगैरह तो नहीं है स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर, ऐसा कुछ होगा तो बाद में दिक्कत देगी। मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है हमारा क्लाइंट, ये भी देख लीजिए। और उसके बाद रीज़न फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, अब मेरी अपॉइंटमेंट हो रही है और पुराने वाला रीअपॉइंट क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी आपको हमेशा सोचना चाहिए कि पहले वाला ऑर्डर छोड़ के गया तो गया क्यों? ठीक है? तो उससे कम्युनिकेट करते हैं, जो मैंने बताया था प्रोफेशनल एथिक्स में, पहले उससे कम्युनिकेट करिए, भाई तेरा रीज़न क्या था? नॉर्मल रीज़न था, जायज़ रीज़न था तो बढ़िया है, नाजायज़ रीज़न तो आप भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका पहला काम क्या है? आपको इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के बारे में जानना होता है। पेपर में आ सकता है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी के लिए आप क्या-क्या फैक्टर्स को चेक करोगे, लिख देना। बिज़नेस की रेपुटेशन देखेंगे, गुडविल देखेंगे, क्लाइंट का एटीट्यूड देखेंगे, उसके नेचर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं होना चाहिए, पुराने वाले ऑडिटर को उसने क्यों निकाला ये चेक करेंगे, और चेक करेंगे क्या उसकी कंसर्न सिर्फ फीस से तो नहीं है, अगर हमारी फीस कम है इसीलिए हमारे पास तो नहीं आ रहा, क्या रीजन है, वो सब कुछ चेक करेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे क्या, हमारा तीसरा वाला टॉपिक जो हमारा था एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस। फिर तो सिंपल है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल नॉर्मल है। क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज बोलता है आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, देखो वही वाला वर्ड आ गया है, भूलना नहीं है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपको एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं, टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी, क्या कि जो भी मेरे पर्सनल मेरे पास काम कर रहे हैं वो कैपेबल होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करें, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करें, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें। मतलब बेसिकली जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे मेरे टीपीई स्टैंडर्ड को क्या करते होने चाहिए, फॉलो करते होने चाहिए। बस आपको ये क्या होना चाहिए, आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी पड़ती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करके। ठीक है? उसके बाद सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड एड्रेस रेलेवेंट एचआर इश्यूज। जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर आप बनाते हो वो एचआर के टाइम पे, जब एचआर हायर कर रहा है तभी आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको रिक्रूटमेंट के टाइम पे उसको ध्यान में रखो कि भाई बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है। रिक्रूटमेंट के टाइम पे, कंपनसेशन के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, करियर डेवलपमेंट के टाइम पे, आपको इन वाले टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर को लगा सकते हो, ताकि हम जिस बंदे को भी लेके आए कंपनी के अंदर, हमारी फर्म के अंदर, वो बंदा पहले से ऑलरेडी क्या होना चाहिए, कंपिटेंट एंड कैपेबल होना चाहिए। अगर आप वहीं पे लगा दोगे तो डेफिनिटली हम नॉन कैंडिडेट्स को लोगे ही नहीं। चलिए, उसके बाद क्या है हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हमारी क्या है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हमारी होती है ब्रीफिंग ऑफ द एंगेजमेंट। जो हमें ब्रीफ करते हैं, क्या एंगेजमेंट टीम्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनके, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्या आप किस तरीके, तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या है कि हम कैसे एंगेज होने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम कितने अच्छे तरीके से, मतलब कितना क्वालिटी वाइज ऑडिट कर सकते हैं, ये होती है एंगेजमेंट टीम। ठीक है ना? तो कंसिस्टेंट इन क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अचीव्स थ्रू ब्रीफिंग ऑफ द एंगेजमेंट टीम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। अब क्वालिटी कैसे निकलेगी ऑडिट की? अगर आपने एक अच्छी ब्रीफिंग करी होगी, अगर आपको याद होगा, आप जितने भी, अगर आप बड़े-बड़े यूरी का टैग देख लो, कुछ भी देख लो, जो बड़े-बड़े जितने भी अच्छे कुछ हुए होंगे, हमेशा पहले एक ब्रीफिंग सेंड होता है, एक ब्रीफिंग होती है। अगर आप देखो हम क्या करने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्यों हम ऐसा करने वाले हैं, एक ब्रीफिंग होती है। तो अब ब्रीफिंग के अंदर आप क्या करते हो, पहले सामने वाले को बहुत अच्छे लेवल की क्लैरिटी दे दो कि सर देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि हम क्या क्यों पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, वो क्या थी, ब्रीफिंग थी। आपको पता होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड को पढ़ने का, मुझे क्यों
लर्न करना है तभी तो आपको बेटर लर्न होगा। वही काम यहाँ पे कह रहा है कि आपको उसे ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा। प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, के एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के साथ हमने कैसे कैसे जुड़ के रहना है, कैसे हमारे को उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। ट्रेनिंग कहाँ पे जरूरी है, सुपरविजन होगी आपकी, मेथड्स ऑफ द रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, क्या मेथड रहेंगे रिव्यू परफॉर्मेंस करने के लिए, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन करके देनी पड़ेगी हमें। ये सब सामने वाले को अगर आप बता के चलोगे तो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करने वाला है, क्वालिटी परफॉर्म करने वाला है। तो इसलिए पहले से आपको क्या करनी पड़ती है, ब्रीफिंग करनी पड़ती है। आपको कहीं पे आप बताओगे कंसल्टेंसी शुड टेक दिस एंड डिफिकल्ट, आपको बता पहले से क्लियर करो कि कहीं पे भी आपको लगता है कोई भी डिफिकल्ट हो जो आपके आपके टास्क ऐसा नहीं है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। सामने वाले को बताइए, टीम को बताइए कि भाई कंसल्टेशन वाला बंदा है, एक्सपर्ट बुला रखा है, टेंशन नहीं लेनी, जो लगे नहीं आता वो एक्सपर्ट से पूछ लें, ठीक है ना। जहाँ पे स्पेशलाइज एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी वो भी हम लेके आएंगे। और फॉर्म नीड इन द कंसल्ट एक्सटर्नल, अगर मुझे एक्सटर्नली किसी से कंसल्ट भी करना पड़ा एडवाइजरी वगैरह के लिए तो वो भी करेंगे, या पहले से ब्रीफ करके चल रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी होती है शुड बी रिव्यूड बाय एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट अगर आप करोगे वो रिव्यू की जाएंगी। तो ध्यान में रखना कि हमारे देखो हर सीए फॉर्म के ऊपर क्या लगता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर लगता है, ठीक है ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल जैसे बोलते हैं ईक्यूसीआर। अब ये कंसेप्ट आपको इंटर में नहीं है, फाइनल से भी हटा दिया अब तो, ठीक है। तो हमारे पास एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता तो चेक करता था कि हमने सब कुछ करा है तो क्वालिटी से करा है या नहीं करा। वो हमारी जजमेंट चेक करता था कि भाई आपने कैसे जजमेंट ली कि हाँ ये सही है। तो वो जजमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो ध्यान में रखना सही तरीके से लेना, क्योंकि कल ईक्यूसीआर आएगा और वो चेक करेगा और हमारी फर्म के ऊपर वो क्या कर सकता है, क्वालिटी के ऊपर डिसीजन देगा कि हाँ हमने अच्छा काम किया या नहीं किया। तो इज मैंडेटरी फॉर ऑल द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी। तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि इक्यूसीआर कौन से चेक करने के लिए आता है, वो सिर्फ और सिर्फ वही चेक करने के लिए आता है जो लिस्टेड कंपनी एंटिटीज का होता है। अनलिस्टेड के केसेस में जब ऑडिट करते हो तब इक्यूसीआर नहीं आता, तो आपको लिस्टेड के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो आगे वाला टॉपिक था इसके अंदर, तो वो वाला टॉपिक कौन सा वाला है, वो 60 डेज के अंदर ऑडिट फाइल वगैरह मेंटेन करनी होती है। ये हमने 230 में ऑलरेडी कवर कर लिया था जो हमारी कल वाला स्टैंडर्ड था, इसलिए यहाँ पे इसको काट देना, दो डबल डबल रिपीट हो रखा है। तो 230 के अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कवर है, असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल एंड एवरीथिंग, वो टॉपिक वहां पे चले गए थे। और लास्ट में क्या कह रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, वो कह रहा है मॉनिटरिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। इसके लिए भी क्या है कि फर्म शुड इंश्योर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर। हर चीज के अंदर क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे तो आंसर आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर से स्टार्ट कर लीजिए कि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली होनी चाहिए, कंप्लाइड विद द प्रैक्टिस। मतलब आपको मॉनिटरिंग रखनी है कि जो भी अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए वो रेलेवेंट हो, एडिक्वेट हो, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हो, कंप्लाई हो रहे हो प्रैक्टिस के साथ में, टीपी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, और प्रॉपर तरीके से पीरियोडिक बेसिस पे उसकी इंस्पेक्शन भी चल रही हो कि आपने सिलेक्शन सही तरीके से करी है या नहीं करी है बेसिस की। तो आपने ये भी अपने एक बार चेक करना है। आपको हर हर साल में पॉलिसीज को एक बार क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि हाँ भाई हमारी पॉलिसीज के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे, चेंज होने की जरूरत तो नहीं है। वही काम किसका है, मॉनिटरिंग का वही काम है। तो ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा एसक्यूसी 1 था, पूरा का पूरा। एसक्यूसी 1 में 5 पॉइंट है, लीडरशिप वाला पॉइंट इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लीडरशिप का इंपॉर्टेंट है 220 में, वहां पे पॉइंट दिए हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट था वहां, यहाँ पे सिर्फ कौन सा वाला मेन इंपॉर्टेंट, कौन सा वाला जो आपने याद रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस के पॉइंट आपको यहीं से लिख के आना है, चाहे 220 में पूछे चाहे एसक्यूसी 1 में पूछे, आपको यही वाले पॉइंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। इंटीग्रिटी, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, और नीचे इंटीग्रिटी चेक करने हैं कौन से एरियाज है। गलती से भी एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे ये वाले पॉइंट मत लिख देना कि बिजनेस रेपुटेशन को चेक करूंगा, ये चेक करूंगा, नहीं, ये सिर्फ इंटीग्रिटी के पॉइंट्स हैं। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटीग्रिटी कैसे चेक करोगे पूछा है, या पूछा है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे किन फैक्टर्स का ध्यान दोगे पूछा है। क्वेश्चन के अंदर देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस, ठीक है। और हम लिखेंगे सर बढ़िया आंसर लिख के आए हैं, बढ़िया आंसर नहीं लिखना है, सही आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहले अगर क्वेश्चन आएगा क्या कि एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे कौन से फैक्टर्स आपने चेक करने होते हैं, देन योर आंसर शुड बी जस्ट दीस 3 पॉइंट्स, इंटीग्रिटी, कंपिटेंस और कंप्लायंस, बस इतना। और कैपेबिलिटी मत लिखाना, ठीक है। तो याद रखना कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे पॉइंट, याद रखना प्लीज, मार्क कर लो इसको, भूल सकता हूं, गलती करने के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ पे आपके, ठीक है। और उसका पूछा कि इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट आपको चेक करने के लिए कौन से फैक्टर्स का ध्यान में रखते हो, तब आपने लिखने हैं सारे पॉइंट, रेपुटेशन हो गया, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये सब तब आएगा। चलिए, उसके बाद आता है हमारा सर 220। 220 के अंदर कुछ नहीं है, 220 के अंदर ये बताया था कि एंगेजमेंट पार्टनर होता है हमारा। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है हमारा, रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स के लिए। ये हम 220 शुरू हो गया। अब हम एक ऑडिट के ऊपर आ गए हैं, एक बंदे का हमने ऑडिट लिया है जिसके अंदर हमें क्वालिटी से ऑडिट करके देना है, दैट्स इट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी एक टीम बनाई है मैंने, 2 बंदे ये सीनियर पार्टनर लेके, 2 बंदे मैंने अपने फाइनल के उठाए और 2 बंदे मैंने इंटर के उठाए, पूरी एक टीम बना ली मैंने कि हाँ भैया वो ऑडिट करेंगे। उन लोगों के लिए स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, वो कह रहे हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर मतलब मैं जिसने टीम बनाई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से लगाना एज पर ऐसे 220, ठीक है जी। उसके बाद एंगेजमेंट टीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। एंगेजमेंट टीम, मेरी पूरी टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स को अच्छे तरीके से यूज करना है, पॉलिसीज के हिसाब से यूज करना है, ठीक है सर, ये भी पता चल गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, 220 का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट लेवल पे अप्रूव बाय द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस। मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देनी पड़ेगी क्या,
कि ऑडिट कंप्लाई करता है प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ। वही मेरा प्रोफेशनल प्रॉपर टीपी स्टैंडर्ड के साथ मैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूं, और ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड एज एप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टेंसेस, और जो ऑर्डर की रिपोर्ट जो रिपोर्ट इशू हो रही है वो एप्रोप्रिएट है, मैंने प्रॉपर तरीके से क्वालिटी वाइज ऑडिट ही किया है, ऐसे ही ऑडिट नहीं किया है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो यही वाला इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। देखो क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको एलिमेंट्स का नाम ना दे, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे एंगेजमेंट पार्टनर की क्या होती है, तो एसक्यूसी 1 में ध्यान रख लेना, जहां पे भी 220 का स्टैंडर्ड आया 5 ही पॉइंट है और कुछ है ही नहीं स्टैंडर्ड के अंदर, इसलिए यही आएगा जो भी पूछ ले आंसर में आपसे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी कौन कौन सी है सर, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कौन कौन सी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फॉर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस के टाइम पे मुझे ध्यान में रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और मॉनिटरिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ पे जो एक चेंज है वो ये चेंज है, असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट टीम, वहां पे कौन सा था, ह्यूमन रिसोर्सेज था वहां पे, और यहाँ पे क्या आ जाता है, असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट टीम आ जाता है। थोड़ा थोड़ा मतलब सेम ही है, लेकिन वर्ड अलग है। तो 220 के हिसाब से लिखोगे तो ये याद रखना है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, या मैंने असाइन करनी होती है एंगेजमेंट टीम, और वहां पे मैंने क्या करना था, ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी सारे लोग होते हैं। तो फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सेम है, मॉनिटरिंग सेम है। देखो मैंने स्टार मार्क किया है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये जो चार है ये हमारे इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, लीडरशिप के ऊपर अलग 4 नंबर का, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अलग 4 नंबर का, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस के ऊपर मैं बता चुका हूँ 4 नंबर का, वो वाला आंसर, और मॉनिटरिंग के ऊपर अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है क्या, एनी 1 पॉइंट फॉर 4 मार्क्स, कोई भी एक पॉइंट आ सकता है 4 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फॉर द क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट के लिए, कि हमारी कौन कौन सी हमारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, इसके अंदर सीधा पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑडिट होता है लीडरशिप के बारे में, आपको क्या है वो मैंने ऊपर बता दिया था। तो आपको अच्छा वाला मैटर चाहिए, लीडरशिप क्यों जरूरी होता है, कौन करता है, वो एसक्यूसी 1 से ले आना थोड़ा बहुत पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑडिट क्वालिटी ऑफ। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस क्या है मेरी ऑडिट क्वालिटी में, क्यों करना चाहता हूँ, लीडरशिप वाला बंदा क्यों चाहता है ऑडिट क्वालिटी हो। पहले नंबर पे वही वाले पॉइंट है, सिंपल क्या, परफॉर्मिंग वर्क कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वही जो ऑब्जेक्टिव था मेरा, मुझे परफॉर्म करना है वर्क किसके हिसाब से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट का मुझे परफॉर्म करना है, इसलिए ऑडिट क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि मेरा जो काम हो वो कैसा हो, स्टैंडर्ड वाइज हो। दूसरा, फिर मुझे कंप्लाई करना है फॉर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर के साथ में, मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तीसरा, इशूइंग ऑडिटर रिपोर्ट्स दैट आर एप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टेंस, मुझे इशू करनी ऑडिट रिपोर्ट जो सर्कमस्टेंसेस के लिए एप्रोप्रिएट हो, मतलब क्वालिटी वाइज एक अच्छी रिपोर्ट देनी है। और एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फेयर ऑफ द रिप्रेजल्स, तो ये वाला वर्ड ये है जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आना चाहिए, जो आप भूल सकते हो क्या, कि जो एंगेजमेंट टीम है उनको मैं चाहता हूँ कि वो क्या काम करें, वो अपने रेज करे कंसर्न, उनको कोई भी फियर नहीं होना चाहिए कि मैं पूछूंगा तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं पूछना चाहिए, मैं गलत तो नहीं पूछ लूंगा। वो बिना किसी डर के क्या कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी उनको लग रहा है ऑडिट के टाइम उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको डिस्कस करना है तो वो डिस्कस करें। यही लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि लीडरशिप का काम ही यही है कि वो कंफर्टेबल फील करवाए। और बी पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, ए है इंपॉर्टेंस और बी है फैक्ट दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। दूसरा क्या फैक्ट है कि क्वालिटी एसेंशियल होती है कोई भी, अगर आपने ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है। याद कर लो अभी, लीडरशिप के अंदर दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला, इंपॉर्टेंस, लीडरशिप वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं जानी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल की। दूसरा, और फैक्ट होना चाहिए कि एसेंशियल है, क्वालिटी एसेंशियल है परफॉर्मिंग करने के लिए ऑडिट एंगेजमेंट को। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी, और दूसरा, फैक्ट दैट द ऑडिट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। बिल्कुल सिंपल सिंपल सिमिलर पॉइंट्स है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से याद करना, सुबह सुबह देख के जाना। इंपॉर्टेंस के अंदर क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव लिख दो पूरा का पूरा, परफॉर्मेंस जो हमें कंप्लाई करना है सारा का सारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। दूसरा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर के हिसाब से कंप्लाई करना है। तीसरा, ऑडिट रिपोर्ट अच्छी वाली इशू करनी है। चौथा, मेरी पूरी की पूरी टीम को विदाउट फियर काम करना है, मेरी पूरी टीम जो भी चाहे कोई भी एबिलिटी रेज कर सकती है, जो भी कंसर्न उनका वो रेज कर सकती है बिना डरे। और ये मेरा क्या होता है, ये मेरी क्वालिटी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस होती है। पहले बता दो ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है, 4 नंबर का आएगा पेपर के अंदर, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बता दो। किसी को है डाउट अभी भी तो पूछ लो। 4 मार्क्स, गलत नहीं लिख के आना है, बताओ बताओ। क्लियर है सर। ये थोड़ा जल्दी जल्दी बोला करो, टाइम रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। जब पूछा तो जल्दी हाँ या ना में तो जवाब देना, जल्दी दीजिए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो हमारे क्वालिटी के क्वेश्चन के अंदर हाई चांसेस है, मैं आपको अभी बताता हूँ छोटी सी चीज, क्वेश्चन के अंदर हाई चांसेस है लीडरशिप का वर्ड नहीं मिलेगा, लीडरशिप का वर्ड नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड होगा, पर लीडरशिप का वर्ड नहीं होगा, हाई चांसेस, क्योंकि आपको लीडरशिप का वर्ड दिया तो सिंपल हो जाएगा आंसर। तो आपको लीडरशिप नहीं देगा, वो आपको बोलेगा एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का ध्यान में रखना कि वो लीडरशिप की बात करेगा सिर्फ। बाकी क्लियर केसेस में अलग अलग नाम है, उसको वही देना पड़ेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स लिखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस लिखना पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर हाई चांसेस है कि वो क्या नहीं देगा, लीडरशिप का नाम नहीं देगा। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और फिर आंसर करना, कंफ्यूज करेगा वो,
ठीक है, तो लीडरशिप के अंदर हमें दो चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। पहले ऊपर लिखना लीडरशिप के बारे में, जो हमने एसक्यूसी 1 से पढ़ा है कि लीडरशिप के लिए बड़े लोगों को पिक्चर में आना पड़ता है, इनर कल्चर अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। मैं सीईओ करेगा या फिर कोई मैनेजिंग पार्टनर करेगा, अगर वो परफॉर्म करेगा पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली एक पूरा का पूरा कल्चर बनेगा। ये लिख के अब आता है कि हम क्वालिटी कंट्रोल को क्यों करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ओवरऑल क्वालिटी के लिए, ऑडिट के लिए। उसमें हमें एम्फसाइज करना पड़ता है इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑडिट क्वालिटी की। अगर हम इंपॉर्टेंस बताएंगे, देखो लीडरशिप का काम है इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवाना। वो इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवा रहा है कैसे? वो कह रहा है देखो हमें सबको क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑडिट अच्छा ऑडिट होगा। हमने जितनी भी हमने पॉलिसी प्रोसीजर बनाई है सोच समझ के बनाई है फर्म्स की, तो उसके बेसिस पे हम ऑडिट करेंगे, एक अच्छी रिपोर्ट हम इशू करेंगे। और मेरी टीम का पूरा कल्चर ऐसा होगा, आपने मुझसे जो भी जिसने पूछने, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, हम लोग एक टीम है। आपको कोई भी कंसर्न आता है मेरे से पूछिए आके, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ये होती है एक अच्छी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा, आपको फैक्ट, जब तक क्वालिटी ऑफ फैक्ट रियलाइज करवाना पड़ेगा। फैक्ट क्या? कि ऑडिट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। क्वालिटी बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा ऑडिट निकल के आएगा। चलिए, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 मेरा 4 नंबर का, जो इसके अंदर बनता है वो बनता है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब क्या है कि रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी पड़ती हैं। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी होती है इन रिलेशन टू द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आइडेंटिफाई करेगा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई किसी के ऊपर भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, और अगर है तो एलिमिनेट और रिड्यूस करना। फर्स्ट नंबर पे किसकी रिस्पांसिबिलिटी आती है? मेरे एंगेजमेंट पार्टनर की। और दूसरा, रिपोर्टिंग बाय द एंगेजमेंट पार्टनर टू द रेलेवेंट पर्सन विद द फॉर्म टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन व्हिच एलिमिनेटिंग द एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट क्रिएटेड द थ्रेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल आपकी बात आती है, आपको मतलब एंगेजमेंट पार्टनर को एलिमिनेट करनी है द एक्टिविटी और इंटरेस्ट जो क्या क्रिएट कर रहा है, थ्रेट क्रिएट कर रहा है, और विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। या तो आपको लगता है कि कोई मेरी टीम का एक बंदा है जो क्या है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपका फेमिलियरिटी थ्रेट है उसके ऊपर इन्वॉल्व है, उसका कोई पेरेंट्स कहाँ लगे हुए, उस कंपनी में लगे हुए हैं, आप उसको निकाल दीजिए। सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया? आपने एलिमिनेट कर दिया थ्रेट को, रिड्यूस कर दीजिए, कोई पार्टनर उसको हटा दीजिए। और अदरवाइज अगर आपको लगता है नहीं यार मैं खुद ही इन्वॉल्व हूँ, फिर ऑडिट हो ही नहीं सकता और मेरे पास पार्टनर भी नहीं है, उस वाले केस में आप क्या कर लीजिए? विड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या लिखने हैं? वही लिखने हैं सेफगार्ड, लिख लो साइड में। आप सेफगार्ड्स को भी एक्सप्लेन कराओगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर किसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की। पहले नंबर पे आइडेंटिफाई करना थ्रेट, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। एलिमिनेट और रिड्यूस करना उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। रिपोर्ट करना भी उसकी रिस्पांसिबिलिटी आती है, रिपोर्टिंग बाय द एंगेजमेंट पार्टनर, कि कौन से बंदे इन्वॉल्व थे, हमने उसको इन्वॉल्व करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पाए तो हमने विड्रॉ कर लिया। ये सारा काम किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी में आता है। तीसरा, ये क्या है हमारा? तीसरा, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको क्या करना है? एसक्यूसी 1 से करना है, और वहीं से आपको वाला आंसर लिख के आ जाना है। यहाँ पे आंसर नहीं है इसका। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या करनी थी? एक अच्छी असाइनमेंट टीम बनानी है। मतलब आपकी जो टीम होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम करने वाली होनी चाहिए। मतलब आपने एक ऐसी अच्छी टीम बना के खड़ी कर देनी है जो प्रॉपर तरीके से क्या फॉलो करे, ये वाला वर्ड तो कहीं जाएगा नहीं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, एथिकल करे, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस से करे। ये वाला वर्ड तो आप देख लो। कॉमन लेके लाइन तो ऐसी है जो आप जहां मर्जी दिल में आए वहां पे लगा सकते हो, आंसर अपने आप वजनदार हो जाएगा। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करूंगा मैं भी, मेरी टीम भी, मेरे सारे लोग भी, मेरे आसपास वाले भी, सब कुछ तो लिख दीजिए। ठीक है, तो ये वाली कॉमन पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है। फिर आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या है? हम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हमने ऊपर पढ़ा था, EQCR आता है, वही वाली कहानी की यहाँ बात करेगा, थोड़ी डिटेल में बात करेगा। हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर हमें अच्छे तरीके से ऑडिट क्यों करना होता है, क्योंकि जो भी हम जजमेंट वगैरह लेते हैं, जैसा हमने ऑडिट करा है, क्वालिटी से करा या नहीं करा, तो चेक करने के लिए EQCR क्लाइंट के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी फर्म, ऑडिट फर्म के लिए बना है EQCR, मेरे लिए बने ये, ठीक है ना। पीयर रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये मेरी ऑडिट की फर्म के ऊपर होते हैं। जो ऑडिट की फर्म है, जब हम फर्म खोलते हैं अपनी, हमारे ऊपर लगते हैं EQCR। अगर मेरी अच्छी फर्म होगी तो मेरा कि मैं ऑडिट अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, क्वालिटी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे को चेक करने के लिए, मेरा ऑडिट करने के लिए, मान लो एक ऑडिट फर्म का ऑडिट करने के लिए कौन आता है? EQCR आता है। ठीक है, तो हमारे ऊपर की बात करो तो हमने जितना अच्छा ऑडिट किया होगा, EQCR आके वैसे ही रिपोर्ट देगा। चलिए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसमें क्या है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर क्या है? रिस्पांसिबिलिटी। एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है? रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? डायरेक्ट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑडिट एंगेजमेंट को एज पर वही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। देखो एक ही लाइन है, रट लो, अच्छे से रट लो, बार बार लगेगी पेपर के अंदर। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी है, सब कुछ कैसा होना चाहिए? इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। एंड ही इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी वही रिस्पांसिबल होता है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जहां मन करे वहां चेप के आ जाए करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा क्या, ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें? इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। आपकी रिस्पांसिबिलिटी में आता है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिलने चाहिए। अब एंगेजमेंट पार्टनर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एंश्योरिंग अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट कंसल्ट
एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन और डिफिकल्ट, वही कह रहा है कि आपको कहीं पे भी ये लगता है आपको एक्सपर्ट की जरूरत है तो आपको एक्सपर्ट कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आपको लगता है आउटसाइड द काम है आपके स्कोप का, तो वहां पे आप कंसल्टेंट बुला लीजिए। फिर फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, अब यहाँ पे इसने पर्टिकुलर बात करी ईक्यूसीआर के लिए। देखो इंपॉर्टेंट तो नहीं है आप लोगों के लिए, मैं से पहले बोलूंगा, पर आपके लोगों के लिए अगर आप इसके अंदर आ गया है, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा वो नहीं करेंगे कि सर आ सकते हैं पे चलते हैं, चलो। अगर हमारे को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने किसी लिस्टेड एंटिटी का मेरे पास ऑडिट आ गया, जैसे ही लिस्टेड एंटिटी का नाम आया समझ लो ईक्यूसीआर पिक्चर में आ गया, ठीक है। तो ईक्यूसीआर पिक्चर में आ गया, वो कहेगा भाई अगर तुमने लिस्टेड एंटिटी का करा है तो फिर मैं उसकी क्वालिटी चेक करूंगा, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी के लिए क्यों आता है ईक्यूसीआर, सोचो। लिस्टेड एंटिटी ही वो होती है जिसके शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं, उसके ऊपर लोग बिलीव करके बैठे हैं, पैसा लगाने वाले हैं, इसका मतलब है उसका ऑडिट हमेशा क्वालिटी वाइज होना चाहिए, अच्छा ऑडिट होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तभी बोल रहा है। क्या कह रहा है, एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आ जाएगा तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, शैल डिटरमाइन दैट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन अपॉइंटेड, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना है कि भाई ईक्यूसीआर अपॉइंट हो गया या नहीं हो गया, पहले नंबर पे। दूसरा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू विद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिस्कस कर सकते हो जो भी आपको लगता है, कोई भी मैटर्स वगैरह सिग्निफिकेंट मैटर्स वगैरह हुए आपके ऑडिट के टाइम पे आपको मिले, आपको क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि उसे रिव्यू, आपको उसको रिव्यू करवा लेना चाहिए, तो आप उसे एंगेजमेंट पार्टनर को बोल सकते हो, उसे आप रिव्यू करवा सकते हो। जितना आप उसके साथ रह काम करोगे आपको बेटर पता चलेगा आप भी कहां गलतियां करते हो, आप भी कितना अच्छा ऑडिट करते हो या नहीं करते हो, तो आप उसका हेल्प ले रहे हो यहाँ पे। और नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो ये क्या था, ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है कि कभी भी आप क्या नहीं करोगे, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डेट नहीं डालोगे जब तक आप क्या नहीं हो गया, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं हो गया आपका खत्म। जब आपका क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू खत्म हो गया, आप उसके बाद ही क्या करते हो, नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट, आप ऑडिट रिपोर्ट की डेट को कभी भी क्या नहीं करते, डेटेड नहीं करते हो, वो अभी बनी रहेगी पर डेट नहीं होगी। डेट तब होगी जब क्वालिटी कंट्रोल का ईक्यूसीआर आएगा, चेक करेगा, उसको बोल के जाएगा हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है, तब जाके मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है हमारा, स्पेसिफिकली लिस्टेड एंटिटीज के केस में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे लिस्टेड एंटिटी का क्वेश्चन आया और पता चला 220 का क्वेश्चन एंगेजमेंट पार्टनर की उसने बात करी, उस वाले केस में समझ जाना ये 3 पॉइंट मांग रहे हैं। पहला वाला कौन सा मुझसे मांगेगा, पहला वाला कहेगा कि आपको एंगेजमेंट पार्टनर को डिटरमाइन करना है क्या कि रिव्यूअर अपॉइंटेड हो गया हो। रिव्यूअर अपॉइंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी आती है, हमारी आती है भाई। रिव्यूअर आजा, लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट आया, हमने किया, आजा। आने के बाद उससे डिस्कस करिए, यार ये सिग्निफिकेंट मैटर्स मुझे मिले थे, मैंने इसको इस तरीके से डील किया है, मैंने इसको इस तरीके से प्रोसीजर लगाए हैं, एक बार चेक कर ले। और एंगेजमेंट कंट्रोल रिव्यू क्या लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए कि हाँ मैंने सही करा या नहीं करा। और तीसरे नंबर पे जब तक उसने अपनी तरफ से रिपोर्ट नहीं दी कि हाँ आपने सही काम करा, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या नहीं करेंगे, कभी भी डेटेड नहीं करेंगे। तो ये वाला मेरे क्या काम था, ये वाले पॉइंट थे जिसके अंदर एंगेजमेंट पार्टनर प्लस ईक्यूसीआर दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब जब दो बंदे आपस में मिलके बढ़िया काम कर रहे हैं तो क्वालिटी निकल के आएगी ही आएगी। यहाँ तक का क्लियर है या नहीं है, और ये आंसर आप लोग नहीं भूलोगे, पहले मुझे बता दो एक बारी, बता दो जल्दी से। ओके सर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अलग से हाईलाइट करके मार्क कर लीजिए कि ये मुझे पेपर में रट के जाना है, कुछ हो जाए। चलिए, फिर उसके बाद आता है मॉनिटरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे को लगता है, जो मैं आपको अगर मेरी पर्सनल, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि जो क्वेश्चन में पेपर आएगा आपका 4 नंबर का, वो इस मॉनिटरिंग के ऊपर आएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट मेरी हाई कन्विक्शन बोल रही है कि अगर पेपर में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो मॉनिटरिंग के ऊपर होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग के अंदर क्या कह रहा है कि आपको मॉनिटरिंग करनी है, पूछ लेगा आपको कि अगर आपने 220 के हिसाब से अगर आपने कोई ऑडिट वगैरह करा है तो आप लास्ट में उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर किस तरीके से मॉनिटरिंग करेगा, या क्वालिटी कंट्रोल की मॉनिटरिंग का प्रोसेस क्या होता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है, पूछेगा, मॉनिटरिंग वर्ड जरूर लिख के देगा। ठीक है, तो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड द मॉनिटरिंग प्रोसेस। अगर आपका सिस्टम इफेक्टिव है क्वालिटी कंट्रोल का, तो डेफिनेटली आपने उसके अंदर मॉनिटरिंग का प्रोसेस तो इंट्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि आपको सालाना मॉनिटरिंग तो करनी ही पड़ती है कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो क्या देगा, रीजनेबल एश्योरेंस देगा, किस बात की कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर को आपने सही तरीके से लगाया है, क्वालिटी कंट्रोल रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग काम क्या है, मॉनिटरिंग काम यही बताना है कि जो भी आपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगाए थे, जो भी आपने सिस्टम लगाया था क्वालिटी कंट्रोल का, वो क्या है, रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहा है। सिंपल, पहले तो ये है। इसके अंदर क्या आता है, एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑडिट एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, उसे क्या करना चाहिए, शुड डॉक्यूमेंट करने चाहिए फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑडिट एंगेजमेंट। से फॉलोइंग मैटर्स को क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। वो क्या है, इश्यूज आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस विद, क्या आपने कंप्लायंस किया है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, हाँ किया है, और आपने उसे कैसे एड्रेस किया। तो आपने जो भी ऊपर वाले पॉइंट है ना मेरे, जो अब तक मैं पढ़ के आया हूँ 5 पॉइंट, उसी 5 पॉइंट से मिलकर ये आंसर बनता है। क्योंकि मॉनिटरिंग आप किसी और चीज की नहीं करते, लीडरशिप वाले ने लीडरशिप वाला काम करा या नहीं करा, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो हुई या नहीं फॉलो हुई, ह्यूमन रिसोर्सेज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सही तरीके से हुई या नहीं हुई, वही वाला काम तो मॉनिटर करने का। मॉनिटर करने का काम क्या, यही तो काम है जो ऊपर आप कर रहे थे। तो उसको आपने बस ड्राफ्ट करना है आंसर। वो कैसे, पहले नंबर पे आपको क्या डॉक्यूमेंट करना होता है कि मैंने काम कंप्लायंस कर रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट के
साथ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमने अगर नहीं करे तो हमने उसको कैसे रिजॉल्व किया, हाउ दे आर रिजॉल्व। पहले नंबर पे कोई भी इशू आया हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, हाँ सर आए थे, तो कैसे रिजॉल्व किया गया बता दो, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे कंक्लूजन आपने कंप्लायंस करो किसके साथ, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ, क्या आपने इंडिपेंडेंस सही तरीके से फॉलो करी, नीचे तक कम्युनिकेट करी या नहीं करी, उसके बाद थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के सेफगार्ड लगाया नहीं लगाया, सब कुछ बता दो, हाँ सर लगाए, बढ़िया। फिर उसके बाद कंक्लूजन फॉर द एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे कंक्लूजन सही तरीके से करें ना, रीच रिगार्डिंग कि हाँ भाई हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंटीग्रिटी चेक करी, कंपिटेंस चेक करी, उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करी, हाँ सर करी, बहुत बढ़िया। वही वाले पॉइंट पर वाले, पहला वाला कहां से आया, 2 पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट से निकल के आए। पहला, एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपने इशू आइडेंटिफाइड हुए, वही कंप्लायंस करते हुए हैं तो कैसे रिजॉल्व किया गया। दूसरा, इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट आ गया, कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किया तो क्या कम्युनिकेट किया या नहीं किया। तीसरा, एएनसी, क्या आपने एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लाइंट टेस्ट कंक्लूजन सही तरीके से निकाली थी, हाँ सर निकाली थी। और चौथा, कंसल्टेशन, जो हम पढ़ रहे थे कि क्या वो कंसल्टेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंसल्टेशन एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कंसल्टेशन की जरूरत पड़ी तो किस वाले एरिया, नेचर एंड स्कोप के अंदर पड़ी, मतलब कौन से एरिया के अंदर आपको कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ी, ये भी आपको मॉनिटर करके चलना पड़ता है। क्योंकि कंसल्टेंसी के टाइम पे क्या होंगी, आप क्यों लाते हो कंसल्टेंट, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पे जजमेंट वगैरह इन्वॉल्व होगी। अगर आपने वो खुद करी है तो इसका मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने कंसल्टेंट हायर किया है तो डेफिनेटली वो बेटर, एक अच्छा हो सकता है, आपको रिस्पॉन्स मिला उससे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है मॉनिटरिंग, जहां पे कंसल्टेंट जरूरी थी वहां पे कंसल्टेंसी अवेलेबल हुई या नहीं हुई। तो 4 पॉइंट है, 2 बोले एथिकल रिक्वायरमेंट से, एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस से, और एक हमारा कंसल्टेशन से। तो बस इतना ही याद रखना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कोई इशू हुए एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने में, हुए तो कैसे रिजॉल्व हुए। दूसरा, इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस किया या नहीं किया गया, नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया तो क्या कम्युनिकेट किया गया। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, प्रॉपर तरीके से आपने कंक्लूजन ध्यान में रखते हुए पहुंचे या नहीं पहुंचे। और चौथा, जहां पे कंसल्टेशन जरूरी थी, कौन सा नेचर एंड स्कोप वाला एरिया था जहां पे कंसल्टेशन जरूरी थी, अगर थी तो क्या कंसल्टेंट यूज हुआ या नहीं हुआ, ये आपको याद रखना पड़ता है। और यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म, एसक्यूसी 1 220 पूरा ओवर है। ये एक केस स्टडी है जो आपको करनी है, ये करने का जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको मिलेंगे वो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कौन कौन से वाले इंटरेस्ट वाले इन्वॉल्व है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला पेपर में फंस सकता है, पहला। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है, क्या, यहाँ पे एक मैंने लिखा है प्लस 2 क्वेश्चन और, प्लस 2 क्वेश्चन जो 220 और एसक्यूसी 1 के आपको नीचे मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन जरूर देख के जाना पेपर के अंदर। और मैं आपको बता भी देता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि पेपर के अंदर कंफ्यूज कैसे करते हैं, ये मुझे बताना, जो आपको 2 क्वेश्चन शो होंगे, अब हो रहे होंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो, एसक्यूसी 1 इंश्योर इंडिपेंडेंस इन एंगेजमेंट इज नॉट ब्रीच बाय द ऑडिट फॉर्म। तो ये तो आपको प्रॉपर्ली क्लियरली पता चल रहा है क्या, कि ये इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पर हाँ देखो लिखा, हाउ डज एसक्यूसी 1 कैसे इंश्योर करेगा इंडिपेंडेंस इन एंगेजमेंट नॉट ब्रीच बाय एन ऑडिट फॉर्म, ये ऑडिट फॉर्म की क्या नहीं कर रही है, ब्रीच नहीं कर रही है ऑडिट फॉर्म इंडिपेंडेंस को। तो देखो इसके अंदर जो इन्होंने आंसर के लिए भी लिखा होगा, फोर्थ है ना ये, फोर्थ ईयर। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्लियरली क्या मेंशन करा है, ये वाला एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी 1, उसके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला आपको पूरा पूरा आंसर लेके आना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं करा, यहाँ पे उसने वो नहीं बोला 220 के हिसाब से, तो 220 वाला कंप्लायंस वाला प्रोसीजर वगैरह नहीं बोला इसने, एसक्यूसी 1 वाला बोला। तो वहां पे जो उस वाले अंदर जाओगे एसक्यूसी 1 के अंदर, वहां पे जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला आंसर है, वहां पे उस वाली कहानी लिखा है नहीं। लेकिन अगर आप कंप्लायंस भी लिखोगे, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आप उसको हाईलाइटेड आंसर नहीं लिखना, पार्ट में लिख देना कि हाँ भाई कंप्लायंस फॉलो होना चाहिए, कंप्लायंस का हर पर्सनल को फॉलो करना चाहिए, सेफगार्ड्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, वही आंसर यहाँ पे लिखना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसका वो ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या करा, an engagement partner take overall responsibility for maintaining audit quality in an audit engagement in accordance with ऐसे 220, what are his objectives in taking and emphasizing such a responsibility। देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर इसने कौन सा एक वर्ड नहीं दिया, लीडरशिप का वर्ड नहीं दिया, कहीं से भी उसने लीडरशिप नहीं दिया। और पेपर के अंदर ये कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। अब आप पेपर के अंदर इतने सारे क्वेश्चन होता है, वो ध्यान ही नहीं आएगा, चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप सोचो कौन सा आंसर लिखना है। ध्यान में रखना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ले रहा है, इसका मतलब वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और आपने यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वही 4 पॉइंट लिखने हैं। ये देखो इसने यहाँ पे बता भी दिया, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ऐसे 220 वाला आंसर यहाँ पे आएगा। तो आपको ये वाला आंसर लिख के आना है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस बतानी है, और बताना है फैक्ट है, फैक्ट है। क्वालिटी कंट्रोल को क्या करना, क्वालिटी से रिव्यू करना, फैक्ट बता के आओ, इंपॉर्टेंस बताओ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बताओ कि क्यों इंपॉर्टेंस है वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। ये वाला मैंने रीड में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आ रखा था प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के ऊपर भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ रखा है, और एक रेकरिंग ऑडिट की जो हमने टर्म पढ़ी थी, बहुत सारे पॉइंट थे, चेंज और सिग्निफिकेंट चेंज वाला, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो ये वाले अच्छे क्वेश्चन है जो यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, इसी में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इसके साथ में बस एक मेरे कह के प्लस कर लेना, मॉनिटरिंग। मुझे लगता है पता नहीं क्यों मॉनिटरिंग के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगा तो आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पे बाय बाय फॉर दिस टॉपिक।